हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मिस वर्ल्ड कौन बन गई हैं, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल कौन सी है, भारत जो है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने जा रहा है जो दुनिया में सिर्फ 3 देशों ने ही बनाया है और चौथा देश भारत होने वाला है। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता का नाम बताएं, कौन है विजेता। आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्जकोवा। क्रिस्टीना पिस्जकोवा, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड जो कि वर्ष 2024 में घोषित हुई हैं। तो कौन है ये, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, चेक रिपब्लिक की है, 25 वर्ष की है। अवार्ड कब और कहाँ मिला, तो 9 मार्च को मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, तो वहाँ पर ये अवार्ड इनको दिया गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ये 71वां संस्करण था, यानी 71वां संस्करण था। और इसमें दुनिया के 112 देशों के प्रतिनिधियों ने या कहें सुंदरियों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो लास्ट में ये टॉप 8 पहुंची थी और उसमें भारतीय भी शामिल थी। आगे बताते हैं आपको। तो जो विनर है उनका नाम तो मैंने पहले बताया, क्रिस्टीना पिस्जकोवा, चेक रिपब्लिक की है। फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड जो स्थान है वो यास्मीना लेबनान की। और पिछली विजेता की बात करेंगे, यानी 17वें मिस वर्ल्ड की विजेता तो कोरोलिना बिलावस्का पोलैंड की थी, ठीक है। ये पिछली थी और ये इस बार की है। महत्वपूर्ण बात है ये। और ये 71वां जो मिस वर्ल्ड जो आयोजन हुआ वो भारत में 28 साल के बाद मिला, मतलब इसकी मेज़बानी भारत को मिली है, ठीक है। और भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व 22 वर्ष की सिनी शेट्टी ने किया, जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 थी, ठीक है। तो सिनी शेट्टी जो है ना वो टॉप 8 तक वो पहुंची थी। 112 जो कंटेस्टेंट्स थे उनसे निकलकर आगे बढ़कर, ठीक है। तो पिछले कुछ जो मिस वर्ल्ड रही हैं भारत की, वो उसकी लिस्ट मैं यहाँ पर दे देना चाहता हूँ आपको, कौन कौन। तो पहली जो मिस वर्ल्ड थी भारत की वो रीता फारिया थी 1966 में। दूसरी ऐश्वर्या राय जो कि 1994 में बनी थी। तीसरी बनी थी डायना हेडन जो कि 1997 में। और चौथी मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की युक्ता मुखी 1999 में, ओके। वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा, फिर 2017 में मानुषी छिल्लर बनी थी जो कि छठी मिस वर्ल्ड थी भारत की। मिस वर्ल्ड की बात कर लिए तो मिस यूनिवर्स की भी बात कर लें। तो पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन 1994 में, जो कि भारत की पहली, ठीक है, दुनिया की पहली नहीं। और फिर लारा दत्ता बनी थी 2000 में, सन 2000 में। 2021 में हरनाज संधू थी मिस यूनिवर्स जो कि भारत की थी, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन होगा 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। आंसर होगा सेला सुरंग। क्या है? सेला सुरंग। तो ये सेला सुरंग जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक बार मैप के ज़रिए हम देख लेते हैं कहाँ पर है। प्यारा भारत रहा और यहाँ पर ये रेड कलर में वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहीं पर ये लोकेशन अगर हम दिखाएंगे तो ये लगभग इस जगह पर होता है। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 13,000 फीट। कितनी लंबी ये सुरंग है? तो पहली सुरंग करीब 1003 मीटर की है और सिंगल ट्यूब सुरंग है। और दूसरी सुरंग जो है ना वो ट्विन ट्यूब सुरंग है जो कि 1595 मीटर लंबी है, ओके। और इसके लिए 8.6 किलोमीटर लंबी पहुंच और लिंक रोड भी बनाई गई थी। इसका निर्माण किसने किया है? तो BRO ने किया है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और इसकी लागत है, कुछ पॉइंट मैं बता दूं, हाँ, सीमा सड़क संगठन ने किया है और लागत आई है 825 करोड़ रुपया, ठीक है, 825 करोड़ रुपया। तो क्या फ़ायदा होगा इससे? तो देखिए, इससे फ़ायदा तो ये होगा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के जो निकटवर्ती ज़िले हैं वो वहाँ पर कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। और इसमें ये जो क्षमता है ना 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 कार और 2000 ट्रक यहाँ पार कर सकते हैं। और दोनों जो सुरंगें हैं सेला चारबेला पर्वतमाला से होकर गुजरती है। सवाल होगा किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है? महत्वपूर्ण बात है। तो प्रोजेक्ट वार्तक, ठीक है, क्या है?
प्रोजेक्ट वर्तक है जो कि चीन सीमा से जुड़े हुए तमाम इलाके हैं, वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए ये किए जाते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो इलाका है ना, यहाँ पर जो मैं मैप में दिखा भी रहा था आपको, एक बार फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर रहा, तो यहाँ पर जो इलाका है तवांग, उस जगह 1962 में जब युद्ध हुआ था चीन से, तो चीन के सैनिक वहाँ तक पहुँच गए थे, तवांग पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसको छोड़कर जाना पड़ा था। तो इस वजह से ये जो इलाका है, जो यहाँ पर ये सेला सुरंग है, वो महत्वपूर्ण है। इससे कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो वहाँ पर पर्यटन बेहतर ढंग से बढ़ सकेगा। दूसरी बात है कि हमारी जो सेना है उसे सीमा तक पहुँचने में, या फिर कहें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, वहाँ तक पहुँचने में बहुत ही आसानी होगी इसकी वजह से। ठीक है, तो ये है सुरंग। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने किस पीढ़ी के नए फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन और डेवलप करने की परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर का 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन का। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए, 15,000 करोड़ रुपए। तो ये इसका कुछ तो डिज़ाइन लगभग ये बनाया गया है, लेकिन इसको आगे कंप्लीट करना है पूरे प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो एक 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट होने वाला है, और दुनिया में 3 देशों के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। अमेरिका, रूस और चीन ने विकसित किए हैं। और अगर भारत ऐसा कर लेता है, 5वीं पीढ़ी का ये जेट बना लेता है, तो फिर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन सकेगा। ठीक है, बाकी और दुनिया के देश भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे फाइटर जेट की बात करेंगे तो 5th जनरेशन का अमेरिका का F-22 है, रैप्टर है, F-35A है, और चीन का J-20 माइटी ड्रैगन है, रूस का सुखोई Su-57 है। तो ये सब जो है ना, वो हो जाते हैं 5th जनरेशन के ये जहाज़। ठीक है, तो इस 5th जनरेशन में क्या है कि बहुत सारी इसमें सहूलियतें मिल जाती हैं लड़ने के लिए, लड़ाई के मोर्चे पर। जितना अपने टेक्नोलॉजी रूप से आगे बढ़ेंगे उतना ही बेहतर होता है। अच्छा, भारत के पास जो कौन से पीढ़ी के विमान हैं, फाइटर जेट हैं, तो देखिए लास्ट जो था वो 4.5 पीढ़ी का था, वो रफाल, और तेजस भी 4.5 पीढ़ी के हैं। चौथी पीढ़ी का सुखोई Su-27 है, तीसरी पीढ़ी का MiG-23 था। ओके, और दूसरी पीढ़ी का MiG-21 विमान थे। ओके, तो कुछ ये सब इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये जो विमान है ना, उसको शुरू में ये भी हुआ था कि रूस के साथ मिलकर बनाया जाए, डेवलप किया जाए, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि नहीं, खुद ही भारत जो है ना वो बनाएगा, और आखिरकार सरकार ने फैसला कर लिया है। तो कौन बनाएगा इसको? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इसके लिए उत्पादन एजेंसी का काम करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उसने उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पहला प्रोटोटाइप 2025-26 में लॉन्च होने की उम्मीद है, जो कि इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का होगा, और इसका उत्पादन 2026-27 में, या उड़ान कहिए, पहली उड़ान प्रोटोटाइप की वो करने की का प्लान रखा गया है। तो ये जो जहाज़ होगा, फाइटर जेट होगा, ये 25 टन का डबल इंजन वाला होगा। इंजन के कुछ तो फैक्ट्री भारत में लग रहे हैं, दुनिया के अलग अलग जो बड़ी कंपनियां हैं उन सब के, तो इंजन बाहर का होगा। बाकी चीज़ें जो है ना वो भारत की होने वाली है, और इसको इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल करेगी, और जो दूसरे लड़ाकू विमान हैं उससे भी ये बड़ा हो सकता है। इसमें 1,500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 4 लंबी दूरी के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और अन्य जो युद्धक सामग्री है वो ले जाई जा सकती है। पेलोड मतलब इसमें जो अलग से सामान लोड किया जाता है वो उसकी बात हो रही है। और रडार से बच जाए, यही कोशिश होगी कि रडार से बचने वाला इसमें टेक्नोलॉजी बनाया जाए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। इस देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। इसके ज़रिए आपको अगले 6 महीने 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स का PDF, वीडियो, टेस्ट, मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं और पिछले भी 2 साल तक के आपको ये कंटेंट मिल जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। ठीक है, और ये PDF कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है और उसमें वीडियो का लिंक भी डालते हैं हम लोग ताकि अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्लिक करें और वो ओपन हो जाए, विजुअली आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ सकें। तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है इस वक्त अभी, बेसिक मेंबरशिप प्लान और IAS-PCS मेंबरशिप प्लान। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के तत्कालीन चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताएं जिन्होंने 9 मार्च 2024 को अचानक इस्तीफा दे दिया। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे आगे आने वाले वक्त में, लेकिन पहले ही इस्तीफा दे दिया चुनाव आयुक्त तो रहते हुए भी। आंसर का अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल। ओके, देखिए भारत निर्वाचन आयोग जो है ना, यानी कई चुनाव आयोग, वो इस देश के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन करता है और चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो राजीव कुमार हैं और बाकी जो 2 पद हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर के, वो पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्यों? एक तो अभी इस्तीफा दे दिया अरुण गोयल ने। ठीक है, ये हैं अरुण गोयल साहब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी जो टर्म था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो अब उम्मीद ये है, कुछ खबरें आई हैं द हिंदू में कि 15 मार्च को नियुक्ति से संबंधित मीटिंग हो सकती है और 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये भी होता है कि आखिर क्यों इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। तो बताया जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, उनसे कुछ तनातनी चल रही थी और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका कार्यकाल 2027 तक था। ठीक है, तो अब भरना पड़ेगा क्योंकि अभी आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ठीक है, तो ये जो इनका इस पद पर जो नियुक्ति होनी है वो कैसे होती है, तो उसके लिए लोकसभा ने कुछ वक्त पहले ही ये कानून बनाया था इनके नियुक्ति के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, और एक अधिनियम बनाया था, 2023 का अधिनियम है और उसमें ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति होती है जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है ना वो चयन करते हैं, 3 लोगों की कमेटी होती है, तो इस तरीके से चयन होना है। अच्छा, चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है ना, वो नियुक्ति से 6 वर्ष या फिर उनकी उम्र 65 ईयर होने तक अगर पहुंच जाती है, वो कार्यकाल होता है उनका। तो चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मतलब सिलेक्शन कमेटी जो है सेलेक्ट करती है और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं या प्रेसिडेंट करती हैं। और इनका जो सम्मान है, वेतन है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को तो संसद के द्वारा महाभियोग करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी PCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर का देवेंद्र झाझड़िया। क्या नाम है? देवेंद्र झाझड़िया। तो उन्हें इस पद पर 9 मार्च को चुन लिया गया है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये हैं देवेंद्र झाझड़िया। तो किसकी जगह ले रहे हैं वो? तो पैरा एथलीट दीपा मलिक की जगह ली है उन्होंने, मतलब नए चुन लिए गए हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया के बारे में कुछ बताऊं, वो भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है, 42 ईयर के हैं, राजस्थान से हैं और 2004 में एथेंस और 2016 में रियो पैरालंपिक जो हुआ था उसमें उन्होंने दिव्यांग श्रेणी में F46 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता था और भी कई मेडल वो जीत चुके हैं। और पैरा एथलीटों में से एकमात्र वो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है, 2022 में मिला था। 2017 में उनको खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, 2012 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था।
2004 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा आसिफ अली जरदारी। क्या नाम है? आसिफ अली जरदारी। तो 14वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, वो 9 मार्च को उनको चुना गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या है कि जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, तो इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और ये राष्ट्रपति बन जाएं, फिर दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दे दिया है। तो इस तरीके से आसिफ अली जरदारी ये वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं, 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खसरा और रूबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर का भारत को ये सम्मान दिया गया है। 6 मार्च को अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में जो रेड क्रॉस मुख्यालय है वहीं पर यह अवार्ड दिया गया। और इस अवार्ड को रिसीव किया है किसने? तो वाशिंगटन डीसी में जो राजदूत हैं और मिशन की उप प्रमुख श्री प्रिया रंगनाथन, तो उन्होंने ये रिसीव किया भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से। ठीक है, तो खसरा और रूबेला को रोकने के लिए बहुत सारी एजेंसी काम कर रही है, जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस है, CDC है, WHO है, तो यूनिसेफ है। तो ये दुनिया भर में जो खसरे और रूबेला से होने वाली जो मौतें हैं उसको कम करने के लिए काम कर रही हैं। भारत में ये इस पर काफ़ी बेहतर काम हुआ है। 50 जिलों में, भारत के 50 जिलों में लगभग खसरे का कोई मामला सामने नहीं आया है लंबे समय से, जबकि 226 जिलों में पिछले 12 महीनों में रूबेला का कोई मामला नहीं आया है। ठीक है, तो इसके लिए जो वैक्सीनेशन है वगैरह है, ये काम भारत में बेहतर हुआ है और इस वजह से ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा मार्च का दूसरा बुधवार, और 2024 में ये है 13 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। क्या है थीम? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं और उसकी वजह से नर्वस सिस्टम, सांस नली, हृदय की जो प्रणाली है, पाचन तंत्र, स्किन, नाखून, उन सब पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के नया जो 27वां जिला है और उसका नाम क्या है? आंसर होगा बिचोम। क्या नाम है? बिचोम नाम है इसका। और ये ज़िला पश्चिम और पूर्वी कमेंग क्षेत्र से अलग करके बनाया गया है। तो बिचोम अब 27वां जिला है अरुणाचल प्रदेश का। लंबे समय से लोग यहाँ के वो डिमांड कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं और राजधानी है ईटानगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू हुई है? महतारी वंदन योजना, आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से। उद्देश्य यही है इसका कि महिलाओं को वित्तीय सहायता यानी आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। ठीक है, इसके तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये वहाँ दिए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। क्या नाम है? विष्णुदेव साय। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का, उसमें हम लोग बात करेंगे CAA के बारे में। ठीक है, CAA कानून 2019 में बना था, लेकिन अब उसको लागू किया गया है मार्च 2024 में। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, देखें ज़रूर अगला करंट अफेयर्स वीडियो। और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें। बाय।